बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक आई है, इस बुक का जो चैप्टर है चैप्टर 10, इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है और इस चैप्टर के एमसीक्यूज आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। इस बुक के लेक्चर्स और एक्सरसाइज सॉल्यूशंस आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। चैनल है ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट और इसके अलावा प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल जमाल फिजिस्ट देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 10 हीट कैपेसिटी एंड मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, व्हाई इज वाटर यूज्ड इन रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल एज कूलेंट। के रेडिएटर्स जो हैं वो ऑटोमोबाइल में क्यों यूज किया, उसमें वाटर क्यों यूज किया जाता है। आपने देखा होगा कार है, ट्रक है या कोई भी हमारे पास जो व्हीकल है उसमें रेडिएटर यूज किया जाता है और उस रेडिएटर में पानी इस्तेमाल किया जाता है उस रेडिएटर को ठंडा रखने के लिए। तो उसकी वजह पूछी गई है कि पानी ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कोई और लिक्विड या सब्सटेंस हम यूज क्यों नहीं करते। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। इट इज इजीली अवेलेबल, इट इज लो कॉस्ट और फ्री, इट हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट, इट हैज ऑक्सीजन। तो अगर इन चारों ऑप्शंस पे गौर करें आप, तो आपने एक बात अपने जहन में रखनी है कि हमने साइंसी वजह बतानी होती है, साइंटिफिक रीजन बतानी होती है, ना कि नॉर्मल रीजन जो कि आम लैंग्वेज में हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आप देखें वाटर इजीली अवेलेबल है, नो डाउट, बट ये साइंटिफिक रीजन नहीं है। लो कॉस्ट है, फ्री भी है, लेकिन यहां पे जो हम इस चैप्टर के हवाले से ऑप्शन करेक्ट करेंगे वो होगा लार्ज स्पेसिफिक हीट। लार्ज स्पेसिफिक हीट जो है, वाटर जो है उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट होती है, ठीक है। तो इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है रेडिएटर्स में, ताकि वो क्या करें, गाड़ी को ठंडा रखें। बेसिकली वाटर, पानी जो है, लार्ज स्पेसिफिक हीट से मुराद क्या है कि ये हीट को काफी ज्यादा मिकदार में अब्जॉर्ब कर सकता है विद मिनिमम इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा लेकिन हीट ज्यादा अब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसका ऑप्शन सी है, इट हैज लार्ज स्पेसिफिक हीट। बाकी जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए की बात की जाए या बी की बात की जाए, ये ठीक हैं, लेकिन ये प्राइमरी रीजंस हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर के हवाले से ये रीजन नहीं है। हाँ, अगर बाकी तीन ऑप्शंस ऐसे होते जो बिल्कुल ही इररिलेवेंट होते तो हम ए ऑप्शन को करेक्ट कर देते कि इट इज इजीली अवेलेबल, लेकिन यहां पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा, डी ऑप्शन टोटली इररिलेवेंट है। नेक्स्ट, अगर सेकंड एमसीक्यूज की बात की जाए तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। कौन सी सिचुएशन जो है वो बेस्ट एग्जांपल है कंडक्शन की। कंडक्शन का प्रोसेस होता क्या है, सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है। इनमें ऑप्शन ए करेक्ट है, वो देखते हैं कि क्यों करेक्ट है। कंडक्शन जो है, कंडक्शन क्या कहलाती है कि जब हीट ट्रांसफर हो दो एक बॉडी के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ और उस केस में ऑब्जेक्ट इन कांटेक्ट हो, यानी कि अगर एक स्पून है, स्पून के एक हिस्से से हम उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू करें तो वो हीट ट्रेवल करते हुए स्पून के दूसरे हिस्से तक चली जाए, तो इसको जो हीट ट्रांसफर होगी वो कंडक्शन के मेथड से होगी। कन्वेक्शन और रेडिएशन में ऑब्जेक्ट का इन कांटेक्ट होना जरूरी नहीं होता। तो यहां पे मेटल स्पून बिकम्स हॉट व्हेन प्लेस्ड इन बॉइलिंग वाटर, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा कंडक्शन के लिए, क्योंकि बी, सी और डी जो है इनमें हमारे पास कंडक्शन नहीं होती। बी जो है इसमें कन्वेक्शन होती है, सी में रेडिएशन होती है और डी में भी रेडिएशन होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हीट ट्रांसफर मेथड्स वुड बी डोमिनेंट व्हेन यू प्लेस योर हैंड नियर बट नॉट टचिंग अ फायर। कि आप आग के नजदीक अपना हाथ रख रहे हैं लेकिन उस आग को टच नहीं कर रहे, तो किस मोड ऑफ ट्रांसफर के किस हीट ट्रांसफर मेथड के तहत हीट आप तक पहुंचेगी। यानी कि आग के पास आपका हाथ है लेकिन हाथ आग को टच नहीं हो रहा। अगर टच हो रहा होता तो कंडक्शन का मेथड होता। हीट ट्रांसफर के तीन मेथड्स हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन के प्रोसेस में इन कांटेक्ट होना जरूरी है, कन्वेक्शन और रेडिएशन में जरूरी नहीं होता। तो यहां पे कन्वेक्शन और रेडिएशन यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है। रीजन मैंने आपको बता दी है,
बाकी कंडक्शन जहां पर भी मौजूद है, कंडक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का इन कांटेक्ट होना जरूरी है। तो अगर यहां पे बताया गया होता कि हाथ आग को टच कर रहा है, तो उस केस में कंडक्शन जिस ऑप्शन में था वो करेक्ट होता, रेडिएशन और कन्वेक्शन ना होते। तो इस केस में सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, व्हाट इज सिंबल एंड व्हाट इज यूनिट फॉर द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हीट कैपेसिटी का सिंबल क्या है और इसका यूनिट क्या है। हीट कैपेसिटी को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका जो यूनिट है वो जॉल पर कूलम, जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड है। ये सी जो है डिग्री सेंटीग्रेड है, जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड या जॉल पर केल्विन भी हो सकता है। दोनों में से जो ऑप्शन आपको दिया गया हो वो करेक्ट होगा, जॉल पर डिग्री या जॉल पर केल्विन। अब ये यूनिट कहां से आया। बेसिकली जो है ना हीट कैपेसिटी, ये क्या है, टोटल हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर बाय 1 डिग्री केल्विन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 1 डिग्री केल्विन इंक्रीज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसको हीट कैपेसिटी का नाम देंगे। तो इसके लिए जो यूनिट है इस डेफिनेशन के मुताबिक जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड या जॉल पर केल्विन आता है। तो इन दोनों में से जॉल पर डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन मौजूद है, तो इस केस में ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, if the same amount of heat energy is supplied to equal masses of water and copper, why does the temperature of copper increases faster? अगर सेम अमाउंट जो है हीट एनर्जी की वो सप्लाई की जाए टू इक्वल मैसेज ऑफ वाटर एंड कॉपर, यानी कि कॉपर और वाटर हमारे पास दो सब्सटेंस हैं, दो मटेरियल्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, हीट एनर्जी, सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं। वाई डज द टेम्परेचर ऑफ कॉपर इंक्रीज फास्टर, कॉपर का टेम्परेचर ज्यादा जल्दी इंक्रीज क्यों कर जाता है वाटर की निस्बत। तो अगर आप पहले एमसीक्यूज पे गौर करें तो वहां पे आपको बता दिया था कि वाटर जो है उसकी लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। अगर वाटर की लार्ज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो कॉपर की लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो दोनों में से यहां पे जो ऑप्शन लिखा हुआ है वो आपने करेक्ट कर देना है। तो अगर आप ए ऑप्शन पे गौर करें, यहां पे लिखा हुआ है कॉपर हैज ए लोअर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो ये ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बाकी बी, सी और डी जो हैं वो इसके ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, द ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड्स इज, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी में डिफरेंस है तो उस केस में जो हीट ट्रांसफर होगी उसको हम क्या नाम देंगे। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन के प्रोसेस में मॉलिक्यूल्स खुद हीट अप होकर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं। कन्वेक्शन का यही प्रोसेस होता है ना कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हीट अप होके अपनी जगह छोड़ देते हैं, उसकी जगह पे नए मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वो हीट अप होके आगे चले जाते हैं। तो ये कन्वेक्शन का प्रोसेस होता है। तो उसमें क्या हो रहा है, बेसिकली डेंसिटी का डिफरेंस है। जब जाहिर सी बात है एयर मॉलिक्यूल्स की बात करें, एयर मॉलिक्यूल्स हीट अप हुए तो हीट अप होने से उनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, उनके दरमियान गैप ज्यादा हो जाएगा क्योंकि एक्सपेंड हो जाएंगे, तो वाइब्रेशन उनकी ज्यादा हो जाएगी। तो उस केस में डेंसिटी का डिफरेंस आ जाता है। जो जहां पे एयर हीट अप होगी वहां पे डेंसिटी कुछ और होगी, जहां पे एयर कूल डाउन हुई होगी वहां पे डेंसिटी कुछ और होगी। तो डेंसिटी का डिफरेंस होता है। तो इस केस में डेंसिटी के डिफरेंस के केस में जो हीट ट्रांसफर होती है किसी भी फ्लूइड में, सिर्फ एयर की बात नहीं है, कोई भी फ्लूइड हो, तो उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है यहां पे। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट एक्सप्लेन व्हाई द अर्थ एक्सपीरियंसेस मोर हीट फ्रॉम द सन देन द मून डिस्पाइट बीइंग ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस अवे। Which of the following statement best explains why the earth experiences more heat from the sun than the moon? कि कौन सी स्टेटमेंट ज्यादा बेहतर तौर पे बताती है कि जो जमीन है वो ज्यादा हीट एक्सपीरियंस कर रही है, उससे ज्यादा हीट पहुंच रही है सूरज से बनिस्बत मून के। तो 4 ऑप्शन है,
अर्थ इज बेटर कंडक्टर देन मून, द अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेज, द मून रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन रेडिएशन, मून ट्रैप्स हीट इफेक्टिवली। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है, द अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेज। अब ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और मीथेन, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मौजूद होते हैं। वो इंफ्रारेड रेडिएशंस को रोक लेते हैं जो सूरज से आ रही होती हैं। ठीक है, तो ये अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेज, ग्रीन हाउस गैसेज, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट है। ए, सी और डी की बात की जाए तो ए करेक्ट नहीं है, क्योंकि कंडक्शन जो है वो इरेलीवेंट है। अर्थ इज बेटर कंडक्टर देन द मून। उसके बाद सी जो है, मून रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन रेडिएशन, मून एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता लाइट को। ठीक है, वो मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वो ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करता तो रात के टाइम काफी ज्यादा रोशनी होती। नो डाउट रिफ्लेक्शन से आ रही होती है, लेकिन वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है, कम हिस्सा लाइट का वो रिफ्लेक्ट करता है। और जो डी ऑप्शन है, मून ट्रैप हीट इफेक्टिवली, तो मून जो है वो हीट को ट्रैप नहीं करता क्योंकि उसमें एटमॉस्फेयर नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन है, अर्थ हैज ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बाद 8 नंबर MCQs है, डल ब्लैक कलर ऑन ए सरफेस इज द बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट रेडिएटर। डल ब्लैक कलर जो है किसी भी सरफेस पे वो बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन होता है, यानी कि रेडिएशन को बेस्ट एब्जॉर्ब कर लेता है ब्लैक कलर। तो कौन सा जो है वो बेस्ट रेडिएटर है, रेडिएट करना। ठीक है, रेडिएटर की बात की गई है, रेडिएट का मतलब क्या होता है, इमिट करना। तो डल ब्लैक सरफेस जो है वो हमारे पास बेस्ट रेडिएटर है। इसकी जो रीजन है, ये फर्स्ट जो इसका सेंटेंस है वो बाय मिस्टेक प्रिंट हुआ है, टाइप हो गया है। इसका ऑप्शन ये है, ए डल ब्लैक सरफेस नहीं, अच्छा ये भी इसी का हिस्सा है। किरचॉफ लॉ थर्मल रेडिएशन स्टेट्स दैट अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज आल्सो ए गुड इमिटर, यानी कि रेडिएटर। ये आपने पढ़ा हुआ है कि जो गुड एब्जॉर्बर है वो गुड रेडिएटर भी होता है। तो डल ब्लैक सरफेस मोस्ट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, तो इसका मतलब ये है कि वो मोस्ट रेडिएटर भी होगी। तो डल ब्लैक सरफेस ही इसका ऑप्शन ए आएगा, डल ब्लैक सरफेस, यानी कि बेस्ट रेडिएटर भी डल ब्लैक सरफेस ही है। शाइनिंग सिल्वर जो है वो पुअर एब्जॉर्बर या रेडिएटर है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करती है ज्यादातर रेडिएशंस को, वो बेस्ट रिफ्लेक्टर हो सकती है। जो रेड और व्हाइट है वो बेटर रिफ्लेक्टर्स हैं ब्लैक की निस्बत, तो हेंस पुअर रेडिएटर्स। तो अच्छा रेडिएटर कौन है, डल ब्लैक सरफेस, ए ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 9 है, हाउ डज द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो कंट्रीब्यूट कैसे करता है ग्लोबल वार्मिंग में। इट इंक्रीजेस द अर्थ्स एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, इट ट्रैप्स मोर हीट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर राइजिंग global temperatures, it blocks ultraviolet rays from entering the atmosphere, it increases the earth's rotation speed causing heat bind up। तो इन ऑप्शंस में से जो बी ऑप्शन है, it traps more heat in the earth's atmosphere raising global temperatures। बेसिकली क्वेश्चन MCQs की स्टेटमेंट में क्या पूछा गया था कि हाउ डज द एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसकी रीजन, उसका आंसर क्या है कि इट ट्रैप्स मोर हीट इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर रेजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, कि ये ज्यादा हीट क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, बाकी ए, सी और डी जो हैं ये उसके करेक्ट ऑप्शंस नहीं हैं। नेक्स्ट MCQs नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी driving force behind the movement of tectonic plates? Gravitational pull of the moon, solar radiation, mantle convection currents or magnetic field of earth। ये बेसिकली यहां पे बात की जा रही है टेक्टोनिक प्लेट्स की। ठीक है, ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं,
टेक्टोनिक प्लेट्स को लेथोस्फेरिक प्लेट्स भी कहते हैं। ये काफी बड़ी होती हैं, इररेगुलर शेप स्लैब्स होती हैं सॉलिड रॉक्स की, जिनसे अर्थ बनी होती है। और बेसिकली इन्हीं की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की या इंटरेक्शन की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो उन प्लेट्स की बात की जा रही है, उसके लिए प्राइमरी फोर्स इन पे कौन सी अप्लाई हो रही होती है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून है, सोलर रेडिएशन है, मेंटल कन्वेक्शन करंट्स हैं, या मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है। तो इसका सी ऑप्शन है, मेंटल कन्वेक्शन करंट्स। अब ये कैसे हैं कन्वेक्शन करंट्स? बेसिकली इंजन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स का इंजन है कन्वेक्शन करंट्स, काजिंग अर्थक्वेक्स, वोल्केनोज एंड माउंटेन फाउंडेशन। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ए, बी और डी रॉन्ग है। 11 नंबर एमसीक्यूज है, विच लेयर ऑफ द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली? के अर्थ की कौन सी जो लेयर है वो बनी होती है पार्शियली मोल्टन रॉक दैट कैन फ्लो स्लोली, जो कि स्लोली फ्लो कर सकती है। मोल्टन रॉक यानी कि मेल्ट की हुई रॉक से बनी होती है। कौन सी लेयर है अर्थ की? लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर, मेसोस्फेयर या आउटर कोर? तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर अपर मेंटल, जिसकी गहराई दी गई है कि 100 से 410 किलोमीटर में जमीन के अंदर गहराई पे मौजूद होती है, वो बेसिकली सेमी फ्लूइड लेयर है ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक that flows slowly over geological time. This plasticity enables tectonic plate movement via convection currents. तो ये जो है ना बेसिकली एस्थेनोस्फेयर, इसी की वजह से ही टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं वो मूव करती हैं, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेट्स को कन्वेक्शन करंट्स प्रोवाइड करती है। तो बाकी ए, सी और डी ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, which of the following extreme weather events is most directly associated with rising sea levels? इनमें से कौन सा जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट है वो डायरेक्टली एसोसिएट कर रहा होता है राइजिंग सी लेवल्स? टॉर्नेडोज, विल्ड फायर्स, हरिकेन्स एंड अर्थक्वेक्स। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, हरिकेन्स। राइजिंग सी लेवल्स का मतलब क्या है? सी लेवल हाई हो जाए, ड्रिवन बाय मेल्टिंग आइस एंड थर्मल एक्सपेंशन। सी लेवल कैसे राइज करेगा? आइस मेल्ट होगी या थर्मल एक्सपेंशन होगी? आइस मेल्ट होगी तो डेफिनेटली सी लेवल हाई हो जाएगा, सारा पानी समुद्र में जमा होगा। और दूसरा थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि जब वाटर हीट अप होगा तो एक्सपेंड करेगा। इंटेंसिटी स्टॉर्म सर्ज ड्यूरिंग हरिकेन्स पुशिंग सी वाटर फर्दर इनलैंड एंड काजिंग कैटास्ट्रोफिक फ्लडिंग। तो ये जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टॉर्नेडोज, विल्ड फायर्स और अर्थक्वेक्स इसके ऑप्शन रॉन्ग हैं, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। तो यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। आप उसके लिए ऑनलाइन एजुकेशनिस्ट सर्च कर सकते हैं, और अगर आप पास्ट पेपर्स या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप जमाल फिजिस्ट सर्च करें। थैंक यू।